वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला है कल आपका कृषि विज्ञान का पेपर है और आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल के पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है, करीबन ये सोच लो एक नाइट हमारे पास है। तो इस नाइट के अंदर हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे एग्जाम को फाइट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस टाइप का पेपर होगा, कैसे हमें उसको सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आने वाले हैं। सेम आपको मैं एक तरीके से फॉर्मेट बताने वाला हूं कि आपका एग्रीकल्चर का पेपर कैसा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पेपर का एक तरीके से ऊपर का जो फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, वो है सबसे टॉप पे आपके रोल नंबर का कॉलम होगा। उसमें आपको सबसे पहला वर्क क्या है, आपके जो रोल नंबर है उसको फिल करना है बिल्कुल अच्छे से, कोई भी आपको गलती वहां पर नहीं करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कृषि विज्ञान लिखा हुआ मिलेगा। एग्रीकल्चर समय जो आपको मिलने वाला है पेपर में वो आपको 3/1/4 मिलने वाला है। और हम बात करें टोटल मार्क्स की पूर्णांक, तो 56 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 1 से लेकर 13 तक जो आपके क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। कोई भी जैसे पूछ लिया जाए कि टिकाऊ खेती क्या है, या फिर पूसा की स्थापना कब हुई थी, पूसा का पूरा नाम क्या है, इस तरीके से कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 1 से 13 तक जो क्वेश्चंस हैं आने की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे मतलब आपसे वैरायटी पूछ ले, किस्में पूछ ले, कोई खरपतवारनाशी का नाम पूछ ले, बोटनिकल नेम पूछ ले, फैमिली पूछ ले, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 13 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के, जिसमें हो सकता है किसी में आपको डेफिनेशन लिख ली हो, मतलब 2 डेफिनेशन उसके अंदर दी हुई हो, उसके अंदर सब क्वेश्चन दिया हो, तो इसी के अंदर इंक्लूड होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जो थर्ड फॉर्मेट मिलेगा 25 से लेकर 27 तक, कहने का मतलब है 25, 26, 27 जो 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 3-3 मार्क्स के। और जो क्वेश्चन नंबर 26 होगा और जो क्वेश्चन नंबर 27 होगा, इसमें आपको अथवा में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब अथवा एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, कुछ भी हमारा क्वेश्चन है कि जलमांग को समझाइए, फिर उसके बाद में हो सकता है अथवा में आपको एक और क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा आपके पास 28, 29, 30, ये 3 क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के होंगे। कितने कितने मार्क्स के होंगे? 4-4 मार्क्स के। अब देखो मैं यहां पर आपको तरीका बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे करना है और किसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अधिकतर मैं फोकस करूंगा जो हमारे बड़े क्वेश्चन है, मतलब जिनसे हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर देके। तो चलिए यहां पर समझते हैं। आपके 3 क्वेश्चन है 28, 29 और 30। ये 12 नंबर के। टोटल कितने नंबर के? 12 नंबर के। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को कवर करते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या आएगा। तो इनमें जो एक क्वेश्चन होगा नॉर्मल, वो तो आपके एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि जलमांग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, फसल उत्पादन को समझाइए, या खरपतवार उन्मूलन को पूरा का पूरा वर्णन सहित आपको समझाना है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, 29 और 30। इन तीनों में क्या है, आपको अथवा में मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अथवा में देखने को मिलेंगे और 4 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन कैसा होगा, जो 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन जो आपके और बच रहे हैं। कहने का मतलब है 28 तो मैंने आपको बता दिया, और मैं बात करूं 29 और 30 की, तो इसमें आपको नॉर्मली साइंटिफिक खेती, कहने का मतलब है जो वैज्ञानिक खेती है उसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, उन पॉइंट के बेस पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जो साइंटिफिक खेती के 2 क्वेश्चन हैं वो अथवा में आपको मिलेंगे। जैसे सपोज करो एक दे दिया कि अमरूद की खेती को समझाइए, अमरूद की खेती को समझाइए। अब इसके नीचे अथवा में दे सकता है आपको कि यहाँ पर गेहूं की वैज्ञानिक खेती को समझाइए। समझ लो, मतलब फल के अपोजिट इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फसल दे दी। एक क्वेश्चन आपको देगा, एक दलहनी फसल दे देगा और दूसरा आपके वेजिटेबल दे देगा, सब्जी वाली दे देगा। ठीक है, सब्जी वाली दे देगा। तो यहां पर जो 2 क्वेश्चन है फल, सब्जी, दलहन, इन तीनों से पूछा जाएगा। फल, सब्जी, दलहन, मतलब इन तीनों का कोई भी वैज्ञानिक खेती आपसे पूछ सकता है। हो सकता है आपसे चावल की खेती पूछ ले, जैसे 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि मक्का की वैज्ञानिक खेती को समझाइए, या फिर आपसे अमरूद की वैज्ञानिक खेती पूछ ले, आम की वैज्ञानिक खेती पूछ ले,
इसके अलावा आपको और क्या याद करना है वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे जो एक एक दो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अधिकतर बच्चों को डाउट होता है कि सर जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे सीरियल अलग हैं, दलहनी अलग हैं, फ्रूट वाली अलग हैं, वेजिटेबल्स अलग हैं, तो उनमें सब में अलग अलग इंसेक्ट लगते हैं और अलग अलग पेस्ट लगते हैं, अलग अलग टाइप के खरपतवार उगते हैं। तो इन सबको कैसे हम याद कर सकते हैं? तो देखो नॉर्मल आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली समझना, ये जो ट्रिक है हर क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगी, बस समझने की कोशिश करना। आप जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट कौन से, एक बीजपत्री। अब आपने एक बीजपत्री पौधों के अंदर पढ़ा होगा कि जो तना होता है इनका वो कैसा होता है, खोखला होता है, खोखला होता है। समझना यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। तो देखो इनमें जो भी मुख्य इंसेक्ट लगेगा, जो भी मुख्य कीट लगेगा, जो भी मुख्य इंसेक्ट या जो मुख्य कीट लगेगा वो अधिकतर इनमें कौन सा होता है, तनाछेदक होता है। कौन सा होता है, तनाछेदक। इसका रीजन क्या है, इसके रीजन को मैं आपको समझाता हूं। इसका रीजन ये है कि तना क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, मतलब कोमल होता है। कैसा होता है, कोमल होता है। अगर मैं बात करूं डाइकोट की, किसकी, डाइकोट की, मतलब द्विबीजपत्री पौधों की, तो उनमें यहां पर लकड़ी होती है। क्या होती है, लकड़ी। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जो डाइकोट प्लांट होंगे उनमें तनाछेदक कभी भी नहीं लगेगा। समझ गए आप? जैसे चने की फसल की अगर मैं बात करूं तो चने में क्या बनता है, चने के पौधे में लकड़ी बनती है। तो क्या लकड़ी में तनाछेदक लगेगा क्या, लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर तना खोखला नहीं है, कोमल नहीं है, तो कोई भी इंसेक्ट उसको काट नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। तो तना छेद नहीं कर सकता तने के अंदर। कौन से तने के अंदर छेद कर सकता है, जितने भी कोमल होंगे। तो यहां पे आप याद रख सकते हो। जैसे मैं बात करूं चावल की बात करूं, मक्का की बात करूं, और जितने भी आपके हल्के तने वाले, सॉफ्ट तने वाले जितने भी हैं पौधे, उनमें सब में क्या लगता है, तनाछेदक लगता है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं फ्रूट की, तो फ्रूट में क्या लगता है, फ्रूट बोरेर लगता है, जो फ्रूट को क्या करता है, खाता है। अगर मैं बात करूं तिल की, तो तिल के अंदर क्या लगता है, तिल के अंदर लीफ कैटरपिलर लगता है, जो लीफ को क्या खाता है, लीफ को खाता है। तो ऐसे तरीके से आप नॉर्मल याद रख सकते हो। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आप उस प्लांट को पहचाने। देखो एक थोड़ा सा और देखना है कॉमन आपको, कहीं पे फली छेदक आता है, फली छेदक। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आम में भी लिखते थे कि आम का मुख्य कीट है फली छेदक। क्या आम में फली बनती है, क्या नहीं बनती है? तो हमें थोड़ा यार आइडिया लगाना है। जैसे अगर मैं बात करूं मूंग और उड़द की, मूंग है, उड़द है, दलहनी जितनी भी फसलें हैं, आप उनमें लिख सकते हो फली छेदक, क्योंकि उनके अंदर फलियां बनती है और उनमें जो कीट लगता है वो फली छेदक मुख्य कीट होता है। लेकिन हम यहाँ पे गेहूं के अंदर और धान के अंदर फली छेदक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर तो फली छेदक, फली है ही नहीं, तो फली छेदक नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पेपर करना है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड में इन सब बातों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको स्पेसिंग देखनी है। जितने भी फ्रूट हैं, आम है, अमरूद है, ग्रेप्स हैं, इन सब की स्पेसिंग जरूर देखें कि कितना कितना स्पेस इनके अंदर है। बाकी गेहूं है, राइस है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका स्पेसिंग आपको सबका सेम मिल जाएगा, 45-15, 45-15, 22-10, 22-10, 10-30। तो आप उन सबका स्पेस जरूर देखें और स्पेसिंग याद रखें। मतलब पंक्ति टू पंक्ति जो दूरियां पूछी जाती है वो आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आप किसमें याद रखें, और सभी फसलों का बॉटनिकल नेम, परिवार, सीड रेट, उपज और हाईएस्ट प्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। बात करें हम पशुपालन की, तो पशुपालन में आपको सभी ब्रीड्स के नाम याद होने चाहिए, उनके ओरिजिन याद होने चाहिए, दूध कितना देती है। चलिए यहां से एक और क्वेश्चन है आपको, जो मिल्क है, मिल्क, इसमें एक टेबल आपने देखी होगी आपकी 12th क्लास की बुक में। टेबल में क्या है कि गाय का दूध अलग है, भैंस का अलग है, बकरी का अलग है, भेड़ का अलग है। तो उन सब में क्या है, आपको प्रोटीन याद रखना है कि कितना कितना प्रोटीन होता है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन के बाद वसा याद रखनी है, लैक्टोज याद रखना है और पानी की मात्रा याद रखनी है। ये 4 पॉइंट जरूर याद रखें, क्योंकि इन 4 पॉइंट से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको सभी का दूध याद हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी थोड़ा सा देख ले। टेबल को आपको एक बार में याद हो जाएगा, नॉर्मली याद हो जाएगा। जैसे आप टेबल देखोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमें याद नहीं हो पाता है। तो यार याद तो बिल्कुल, जैसे आप उस टेबल को देखोगे ना, तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश क्या करो। जैसे अगर मैं बात करूं काऊ की, अब काऊ का जो मिल्क होता है उसमें 87% क्या होता है, पानी होता है। काऊ का दूध कैसा होता है, पतला होता है। अब मैं बात करूं भैंस के दूध की, तो भैंस का दूध थोड़ा जाड़ा होता है, तो पानी की मात्रा और कम होगी, 82% होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब और जाड़ा किसका होता है, भेड़ का होता है, तो भेड़ का भी 80 से 82% होता है। और पतला किसका होता है, बकरी का होता है, तो बकरी का भी कितना होता है, 86% होता है। तो इसी तरीके से आप सभी याद रख सकते हो कि सभी का दूध जो है उनमें कैसे पानी की मात्रा, प्रोटीन मात्रा, वसा और लैक्टोज याद रखें। तो आप इन चारों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखें। इनकी ब्रीड याद रखें, द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी है, द्विकाजी जिनको हम बोलते हैं, ड्यूअल पर्पस, तो उन सबको जरूर याद रखें। इसके बाद में आप मीट याद रखें कि किसके मीट को क्या बोला जाता है। कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, है ना। नॉर्मल हम समझते हैं यहाँ पे।
पेपर करने का तरीका क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कहने का मतलब है उनको कम क्वेश्चन आते हैं तो परसेंट उन्हीं के अकॉर्डिंग बनती है। अब आपको करना क्या है, मैं बिल्कुल वैसे बताऊंगा, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके तरीके से बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास 30 क्वेश्चन है, 30 में से अगर आपको सपोज करो 5 क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले आप उन 5 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नंबर से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ही करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है, कोई भी गलती आपको वहां पर नहीं करनी है। आगे वाला जो फ्रंट पेज होगा बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए, सारा आंसर जो आप लिखो बिल्कुल अच्छे से लिखना। अधिकतर बच्चे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगा, आपके शायद हो सकता है काम आ जाए। कहने का मतलब है जिन बच्चों की अच्छी परसेंट बनती है उनका रीजन, अगर आप उनकी कॉपी देखोगे बच्चों तो उनकी कॉपी में क्या होता है, स्टार्टिंग में जिस राइटिंग में उन्होंने लिखा होता है वही राइटिंग उनके एंड के पेज पर भी होती है। कहने का मतलब है, मैं बताना चाह रहा हूं, उनकी एक तरीके से राइटिंग जो है बिल्कुल एक तरीके से एक जैसी बनी रहती है एंड तक, क्योंकि वो कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, आगे वाले पेज को बढ़िया सजा देंगे, बढ़िया लिख देंगे, साफ सुथरा लिखेंगे और धीरे 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 जैसे पीछे के पेज पे जाएंगे ना तो ये राइटिंग जो आपको ऐसी दिख रही है ये पता है ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो मेन रीजन ये भी होता है आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी राइटिंग आपको एक जैसी रखनी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और बिल्कुल अच्छे से साफ साफ लिखना है। अगर आप गलत भी लिखो ना लेकिन उसको साफ साफ लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ में तो आए कि हाँ क्या लिख रखा है इसने। और अगर आप कुछ भी कचरा कर देते हो तो ना उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। तो हमें गलतियां नहीं करनी है। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन आपको करना है। हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन आपको आ रहा है तो सपोज करो 4 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आ गया, उसको करो। उसके बाद में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको आ गया, 2 नंबर का एक आ गया, एक का एक आ गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो करो जो क्वेश्चन आपको कम आते हैं। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन, कि एग्जाम के अंदर कैसे हम हमारा मन लगाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन नहीं लग पाता, बाहर देखते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं, दूसरी कॉपियों में झांकते रहते हैं। तो एक तरीके से यार मेडिटेशन जरूर रखें, मतलब अपना मन पेपर के अंदर लगाए, तभी आपका जितना भी आपने साल भर पढ़ा है वो सारा का सारा आपकी कॉपी में आप लिख पाओ, मतलब वो आपके माइंड से निकल पाए। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली नॉर्मल छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो मन आपका बिल्कुल लगेगा। ठीक है, छोटी सी स्टोरी 1 मिनट की समझना यार। हमने साल भर पढ़ा है और उसका रिजल्ट, कहने का मतलब है जो भी हमने पढ़ा है वो आज हमें बताना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हम पढ़ पाए हैं और कितने मार्क्स हम ला पाएंगे। तो आप उस दिन पूरा का पूरा माइंड लगाए, मतलब पूरा जितनी भी आपके अंदर जितनी भी पावर है आपके अंदर की, आपके पढ़ने की, एजुकेशन की, सारी पावर को बिल्कुल एक्टिव रखे। बिल्कुल फ्री माइंड आपका होना चाहिए जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हो। आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का कोई दाब दबाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री होके पेपर दे, आराम से रिलैक्स होके। ऐसा नहीं है कि हाँ यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते ना, उनको काफी ज्यादा डर लगता है कि हाँ यार अब कैसी कंडीशन आ गई, साल भर पढ़ा हूं, अब मैं फेल होने वाला हूं। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो, उसके बाद में आप अपना पेपर दे, बिल्कुल शांति से सारे क्वेश्चंस करें। एक और मेन इंपॉर्टेंट, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे आपको आए या ना आए। अगर आप उसका आंसर गलत भी देते हो तो हो सकता है आपको आधा मार्क्स मिल जाए, जहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन था वहां पे 1.5 मार्क्स मिल जाए। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मन के लिए थोड़ी सी एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। जैसे खेत में आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं हम, तो एग्रीकल्चर की स्टोरी से हम समझेंगे इसको। खेत में पहले पुराने समय में क्या होता था, आज के समय में तो क्या होता है कि ट्रैक्टर से बीज, जो सीड ड्रिल आती है, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, उससे हम बुआई कर देते हैं। पुराने समय में बैल के द्वारा बुआई करते थे, और जब बैल के द्वारा बुआई करते थे तो ऊपर ऐसे कूपनुमा संरचना होती थी और यहाँ पर होता था हल। यहाँ पे किसान क्या करता रहता था, एक हाथ से दाने डालता रहता था और क्या करता रहता था, अपने कूड़ी बोलते हैं उसको, कूड़ी चलाता रहता था, हल चलाता रहता था, जिससे दाने फिक्स मात्रा में गिरते थे। जैसे स्पेसिंग है कि हाँ एक दाना यहाँ गिरे, एक यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, तो अपने हाथ के अंदर ही मशीन रखता था। सपोज करो बिल्कुल पूरा मन कहाँ रहता था, उसका हाथ के यहाँ पे। अब वो बेल चला रहा है, बेल भी आगे पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ रहा है जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए, और दाने भी उसी स्पीड से गिर रहे हैं। अब देखो रास्ते में कोई राही निकल के जाता है, कोई आदमी निकल के जाता है, अगर वो उससे रास्ता पूछ लेता है कि दादाजी मैं किधर जाऊं, कहने का मतलब है जो भी गांव की भाषा में कि ये गांव किधर पड़ेगा, तो पता है वो जो बुआई करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको रास्ता भी बता देता है और इधर अपना काम बराबर तरीके से करता रहता है। जितने दाने उसको डालने चाहिए थे उतने ही दाने डालता है, जितनी स्पीड से उसके बेल चलने चाहिए थे उतनी ही स्पीड से चलते हैं, और बाकी जो अपना काम है
कहने का मतलब है उस दूसरे को रास्ता बताने का वो भी सही से करता है। तो आपको मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से वहां पे उस फार्मर अपना मन लगाता है, दाने एक ही लेवल में सारे के सारे दाने गिराता है, बुआई करता है, वैसे ही आपको यहाँ पर अपना पूरा मन लगाना है। आपको इधर उधर बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट ये सोचते रहते हैं कि हाँ यार कोई बताएगा मुझे उसके बाद आंसर करूंगा, और टाइम यहाँ पर निकल जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छे से आप पेपर करें, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके लिए जहां तक पेपर नहीं होता वहां तक तो हो ही सही, बाकी बाद में हम बात करेंगे जेट के पेपर की। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।